He has published in the areas of biopolitics, this is his recent publication, nationalism, human geography, political economy, and also political geography, with a smattering of critical theory and political theory, and thereby he really covers a huge range of disciplines in his writings, reflections, and in his talks. So I'll request Professor Butula to give us his talk. Introducing me, thank you, Dr. Swain, Madam Batra, Malik Saab. You know, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और प्लीज़ इसको दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि आज की दुनिया में अगर कोई चीज़ नहीं है तो दिल ही नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप दिल से सोचें और दिमाग से महसूस करें, ये मेरा पर्पज़ रहेगा इंटरडिसिप्लिनरिटी का। एक पाकिस्तान के किसी शायर ने कहा है, सच अच्छा, सच के लिए मरना अच्छा, कोई और मरे तो और अच्छा। आज जब हम इंटरडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इंटरडिसिप्लिनरिटी एक रिचुअल बन के रह गया है। इट इज जस्ट ए रिचुअल। ऐसा ही जैसा कोई धर्म का धर्मार्थी सारे पाप करने के बाद 10 साल बाद कुंभ में नहाता है और साफ हो जाता है। इनफैक्ट हम जो कर रहे हैं वो हम एक ऐसी काम करें जो इंटरडिसिप्लिनरिटी के कहीं आसपास नहीं फटकती है। क्यों नहीं फटकती है? क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरिटी का पहला मतलब यह होता है कि सत्य एक नहीं है। जो आदमी बहुत किस्म के सत्यों में विश्वास करता है वही इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जो आदमी एक सत्य की खोज में चलता है वो कुछ भी हो सकता है, वो इंटरडिसिप्लिनरी कभी नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम आज लोग एक सत्य के पीछे भाग रहे हैं और वास्तविकता यह है कि एक सत्य कभी रहा ही नहीं है। हर समय, हर देश, काल, परिस्थिति में सत्य बदलता रहा है और हम सत्य की प्रतिपादित करने में लगे रहे। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि सत्य प्रतिपादित करने का एक ही माध्यम हमने माना है और वो है कि साहब साइंस सत्य की बात करता है। साइंस का मतलब हम सत्य से मानते हैं, जब वास्तविकता यह है कि साइंस से बड़ा कुछ असत्य होता ही नहीं है। मैं आपको एक साइंस की बात बताता हूँ, पार्टिकल फिजिक्स, हाई डिग्री ऑफ रिफाइंड स्पेस, सुपर स्पेशलाइज्ड। उसी से ये पूछे भाई पार्टिकल होता क्या है? Particle is an intuition. It can never be located in time and space spectrum. It is only a wave function. आप ज्योमेट्री की बात कीजिए, ज्योमेट्री साहब another very high mathematical. In fact, arithmetic is irrational, geometry is not. Arithmetic में आप 1 को 3 से नहीं बांट सकते। You can't divide 1 by 3. ज्योमेट्री में आप कर सकते हैं। Therefore, what is not possible for mathematics, geometry can do it. ज्योमेट्री की बेसिक यूनिट क्या है? पॉइंट है। पॉइंट कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। द वे पॉइंट इज डिफाइंड, पॉइंट इज एन एग्जिस्टेंस हुज लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ इज नॉट डिफाइंड। द मोमेंट यू ड्रॉ ए पॉइंट, इट हैज ए विड्थ, लेंथ एंड डेप्थ, देयरफॉर इट इज नॉट ए पॉइंट। तो एट द नोशनल लेवल, एट द लेवल ऑफ आइडियाज, ज्योमेट्री आइडिया के लेवल पर काम करती है। हमको कहते हैं साहब हम तो बिल्कुल रैशनल है, सत्य प्रतिपादित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक माँ बाप, हर एक मास्टर अपने बच्चों से बेटा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। परंतु मैं कहता हूं मास्टर जी कि मेघदूत में कभी मेघ ने किसी को मैसेज दिया है? ये झूठ है। क्या किसी भंवरे ने किसी को मैसेज दिया है? सूरदास का जो भ्रमर गीत है, तो what actually happens is that सूरदास महाकवि है, कालिदास महाकवि है, पर अगर सत्य माने कि साहब न बादल कभी किसी का मैसेज ले जाता है, न कभी भंवरा किसी का मैसेज ले जाता है, तो ये क्या है? हम एक आइडिया, एक अनरियलिटी को रियलिटी मान करके, और हिंदुस्तान या दुनिया भर में सबसे बड़ा झगड़ा ये है कि आइडियाज
के बारे में लड़ाई होती है, रियलिटी के बारे में नहीं होती। वी आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज द रियलिटी बट नॉट द आइडिया। भगवान की लड़ाइयां तो इसीलिए हुई कि वी हैव फॉट फॉर द आइडिया, और जब भी भगवान आया पहला काम हमने क्या, उसको मार दिया, क्योंकि तब वो हमको दर्पण दिखाएगा। क्राइस्ट बना उसको फांसी चढ़ाने के बाद, जब तो वो था तो ही वॉज ए बट ऑफ जोक फॉर एवरीबडी नो दैट प्रॉफिट का क्या हाल हुआ। जब प्रॉफिट चला गया, व्हेन ही वाज हंटेड एंड हाउंडेड। तो बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम एक आइडिया के लिए जीते हैं, और आइडिया को डिफाइन आज कौन करता है? आज की परिस्थिति में आइडिया को डिफाइन करने की साइंस, जो साइंस के बेसिस, ये फिजिक्स में एप्लीकेबल है, ये बायोलॉजी में एप्लीकेबल है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बायोलॉजी अगेन साइंस, जूलॉजी और मेडिसिन। डार्विन साहब ने कहा था कि साहब साइंस में एक स्कीम होती, क्लासिफिकेशन की। साइंस का एक नॉलेज सिस्टम होता है, एंड द नॉलेज सिस्टम स्टार्ट विद टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन। उसने कहा कि साहब स्पेसीज के लेवल पर आपको उनको एनालाइज करना चाहिए। व्हाट आर द स्पेसीज? दोज आर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल and reproductively isolated, they should be brought in within one species. मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनका आकार एक जैसा दिखना चाहिए, और रिप्रोडक्टिवली वो चीज आइसोलेट होनी चाहिए, तो वो एक स्पेसी के में आपको डाल सकते हैं, और वर्गीकरण किया गया। वेरी गुड। अब क्या हो रहा है कि एक स्पेसी ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में आपने एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन किया, ये होना चाहिए। आपकी किडनी खराब हो गई, किसी और की किडनी आप पर लग गई। आपके सिस्टम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो किडनी जो आप वो किसी और सिस्टम से चलती है। नाउ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इज दैट द हाउ डू यू रियली टॉक ऑफ स्पेसीज। अब ये भी पॉसिबल किया जा रहा है कि साहब द नियरेस्ट ऑफ आवर किन इन टर्म्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन इज पिग। हो सकता है कई लोगों को पिग के इंटेस्टाइन लग जाए, पिग का लीवर लग जाए। And what's actually happening is every organ is behaving now independent of the organ system. एक स्पेसी जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है, उसका किसी का अंडा किसी के वूम में, किसी के स्पर्म से फर्टिलाइज हो गए, कोई और पैदा हो रहा है। Now the question is that the whole code of species, and this is what is the science is really determined. Therefore, आज सोशल साइंस को रेस्क्यू करने की जरूरत है। Social science is subjugated to the hegemony of science. Why social science? अगर सोशल साइंस साइंस है और साइंस आपको लेजिटिमाइज करता है, ये सोशल साइंस में कभी इंटरडिसिप्लिन आ ही नहीं सकती है, डिसिप्लिन भी नहीं आ सकती है, क्योंकि सब जब साइंस में चेंज होते हैं, सोशल साइंस अपने आप चेंज होता है, तो तुम्हारा डिसिप्लिन कहाँ है? जब साहब न्यूटन आया, तो हमने सोसाइटी को फिजिकल लॉ के आधार पर एक्सप्लेन करना शुरू किया। बायोलॉजी क्यों होता है? पुल एंड पुश फैक्टर है। जब डार्विन आया, उसने स्टेट जो ऑर्गेनिज्म है, लैंड फॉर्म्स आर आल्सो ऑर्गेनिज्म। जब आपका आइंस्टाइन आया, उसने एवरीथिंग इज रिलेटिव। अब आप क्वांटम के थिंग्स आर नॉट रिलेटिव, थिंग्स आर स्पेसिफिक। इसलिए आप ये सोशल एनालॉजी को जो ला रहे हैं अपने डिसिप्लिन में, क्या ये आपकी देन है? ये देन है कि बिकॉज यू आर ए साइंटिस्ट, you are a social scientist, because how easily, conveniently, how early you have surrendered to scientific analogies. इसलिए सोशल साइंस को अगर साइंस बनना है, साइंस नहीं बनना है, why can't it be social studies, social discourse? Why science? Because साइंस का मतलब यह है कि साहब साइंस ही पढ़ने लायक चीज है। साइंस लिबरेटिंग है, साइंस फ्रीडम है, साइंस एम्पावरिंग है, साइंस रैशनल है, और उस रैशनैलिटी को हम साइंस से बोरो कर दें, तब वो वी कॉल साइंटिस्ट। इन फैक्ट वी मस्ट बी स्टडी ऑफ सोशल, मे बी सोसाइटी, सोशल रिलेशंस। रूसो कहा करता था कि चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, that time there was anthropology basically discipline began only after the Bronslow and Malinowski, though there are people there. उसने कहा the only thing that society should understand is social contract. Unless you really understand social contract, no social discipline can be understood. Second important aspect is that because the moment you put discipline and discourses are antithetical. Discipline की अपनी एक पावर होती है, डिसिप्लिन की अपनी एक एक्सक्लूजनरी एट्रीब्यूट होता है। सोशल स्टडीज और सोशल
सो कॉल्ड साइंसेस के अंदर जो कुछ भी आते हैं, द फर्स्ट थिंग दे मस्ट डू इज दैट दे मस्ट नॉट बी डिसिप्लिनरी. द मोमेंट यू बिकम डिसिप्लिनरी, यू बिकम स्टीरियोटाइपिंग, यू बिकम रेप्लिकेटिव. अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. व्हाट वाज द डिसिप्लिन ऑफ शेक्सपियर, जिसने इंग्लिश बनाई. इंग्लिश लिटरेचर इज नोन फॉर शेक्सपियर. उसका क्या डिसिप्लिन था? ही वेंट स्कूल ओनली फॉर 8 days. तेलुचरण महापात्र का क्या डिसिप्लिन था, जिसने ओडिसी को सर्वाइव किया, 7th स्टैंडर्ड फेल. लता मंगेशकर का क्या डिसिप्लिन है? शी गेव द म्यूजिक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या डिसिप्लिन है उसका? जेम्स वॉट का क्या डिसिप्लिन था? Therefore, those who come into discipline, they are basically, they become the broker, they become the contractor of, they become businessmen. अगर आपको कुछ करना, अगर आपको समाज को आगे ले जाना है, please come out of the boundary of discipline. Disciplines are basically not freedom loving. वो discipline के नाम पर best of the genius, सल्वाडोर दाली. सल्वाडोर दाली जो सररियलिस्ट फिलॉसफी, पेंटिंग, क्राफ्ट का, उसने सेकंड स्टैंडर्ड में अपने टीचर से कहा था, मास्टर जी आपको पढ़ाना नहीं आता है, मुझे निकलो यहाँ से. Nobody knows who the master was. Everybody knows Salvador Dali. Therefore, please, interdisciplinary का मतलब slavery नहीं है. What we are doing today, we are under the hegemony of sciences. और मुझे पता है कि साइंस में गालिब कहा करते थे, जन्नत की हकीकत हमको मालूम है, गालिब दिल बहलाने का ख्याल बुरा नहीं है. So called trying to be a science, साइंस में और भी खाना खराब है. इनफैक्ट वो डार्विन जो दुनिया भर को एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ाया करता था, दिन में 5 बार चर्च जाया करता था, बिकॉज ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट. एक रिलीजियस आदमी, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट, टू बी रिलीजियस मीन्स टू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. मुझे आपकी गुलामी मंजूर है, मुझे एक ऐसी चीज की गुलामी मंजूर नहीं है जिसको मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूं, जिसके साथ मैं आर्गू नहीं कर सकता हूं. आपकी गुलामी में एक चांस है, आई मेक इट ए फ्रीडम. भगवान की गुलामी से मुझे कभी आजादी नहीं मिलने वाली. एंड दिस इज व्हाट साइंस मस्ट डू, दिस इज व्हाट सोशल स्टडीज मस्ट डू. तीसरी बात जो साइंस के पढ़ना, साइंस की एक बहुत बुरी बात, बहुत गंदी बात है. साइंस इसलिए पॉपुलर है कि साइंस में नोबेल प्राइज है. Please, there is nothing noble about Nobel Prize. It's the most ignoble prize. Who gave Nobel Prize? Alfred Nobel. उसने क्या काम किया? डायनामाइट बनाया. डायनामाइट ने दुनिया की नींद हराम कर रखी है. और वो आदमी उसका नोबेल फाउंडेशन आज भी बोफोर्स गन बनाता है. ये क्या कैसा प्रपंच है? एक आदमी जो पीस के लिए नोबेल प्राइज देता है, वो डायनामाइट बनाता है. ये क्रिश्चियन रिलीजन में पॉसिबल है कि साहब आप दिन भर पाप कीजिए, रात को कन्फेस कीजिए, एंड यू आर फ्री. तो व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इज दैट दिस साइंस इज मोस्ट इंटॉलरेंट. साइंस कोई ऑल्टरनेटिव रियलिटी रैशनैलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करता है. नाउ मोस्ट ऑफ द सोशल साइंटिस्ट आर आल्सो बिकमिंग लाइक दैट बिकॉज़ दे आर बिकमिंग साइंटिस्ट. यू टेल मी नाउ, आप ये प्रूव करते हैं सोशल फिजिक्स में कि साहब बिकॉज देयर आर मोर जॉब्स, देयर मोर पीपल आर कमिंग, बिकॉज जॉब्स आर अट्रैक्टिंग एज ए पुल फैक्टर. हमको ये नहीं, सत्य इसलिए प्रतिपादित नहीं होता है कि कितने लोग जॉब के चक्कर में जा रहे हैं. हमको ये प्रतिपादित करना है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां से आ रहे हैं. तो इट इज नॉट दैट. इनफैक्ट बुद्ध भगवान ने कहा था ये मत सत्य स्वीकार कीजिए कि ये होता आया है. होता आया है इज नॉट द गारंटी ऑफ ट्रूथ. सब लोग करते हैं. गतानुगति को लोको न लोको परमार्थ का वालु काली में मात्र गतम में ताम्रभाजनम. ये होता आया है इसलिए सच है, ये सही नहीं है. दूसरी बात, ये सच इसलिए मैं कह रहा हूं ये सच है, ये भी सही नहीं है. सच क्या है आप खुद अनुभव कीजिए. ट्रूथ मस्ट बी रियलाइज्ड. ट्रूथ को इंपोर्ट नहीं किया जा सकता. सत्य को यू कैन नॉट इनहेरिट ट्रूथ कि मेरा बाप सच्चा था, मैं भी. Sorry, no. Today, truth must be an act of daily plebiscite. Every day, every moment, that truth must be reaffirmed. अगर जो चीज reaffirm नहीं, जिसका हर वक्त प्रतिपादन नहीं होता है, वो सत्य नहीं हो सकता. क्योंकि सत्य का मतलब है डायनेमिज्म. सत्य का मतलब है सतत परिवर्तन ही सत्य है.
जो चीज फिक्स हो जाती है वो सत्य, वो कुछ भी हो सकती है, वो सत्य नहीं हो सकती। ये कहा जाता है कि साहब साइंस, इसलिए हमको सोशल साइंस होना चाहिए कि साहब सुपरस्टिशन से लड़ने के लिए, इग्नोरेंस से लड़ने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार है। इनफैक्ट साइंस डज नॉट फाइट इग्नोरेंस, इट क्रिएट्स इट्स काइंड ऑफ इग्नोरेंस। ये अपने किस्म का इग्नोरेंस, जैसे बुद्धिज्म ने सारे आइडल, सारे वर्शिप को, सारे रिचुअल को खत्म करके उसने कहा कोई रिचुअल नहीं होगा, हाँ मेरा रिचुअल जरूर कर दो। और बुद्धिज्म के सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा बुद्धिज्म के बाद में, जबकि बुद्धिज्म का शुरुआत इसलिए हुआ था कि हमको इस तरह के रिचुअल नहीं करने चाहिए। अल्टीमेटली बुद्धिज्म लैंडेड इन रिचुअलाइजिंग एवरीथिंग। वही साइंस में भी है। साइंस कहता है कि हमको रैशनैलिटी अप्रोच कर। किस रैशनैलिटी? वो प्रैक्टिकल रैशनैलिटी की बात नहीं करता है, वो इमेंसिपेटरी रैशनैलिटी की बात, वो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की बात करता है। आपके पास सत्य है बिकॉज आपने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, पर हो सकता है मगर मैं आपको हिंदुस्तान का नक्शा दिखाऊं तो आप लोग न पता कर पाए हिंदुस्तान है। कई लोग ये समझते हिंदुस्तान का नक्शा ही हिंदुस्तान है। भाई साहब, हिंदुस्तान का नक्शा हिंदुस्तान नहीं है। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान का नक्शा नहीं देखा, दैट मीन दे आर नॉट इंडियन। नेशन जो है एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। और बेनेडिक्ट एंडरसन कहता है ये इमेजिन्ड कम्युनिटी का एक कांग्रीगेशन है। हम समझते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, और ये इमेजिन्डनेस भी क्रिएट की जाती है। नक्शे ने उसको क्रिएट किया है। उस नक्शे ने हिंदुस्तान के अंदर, हमारे अंदर हिंदुस्तान की इमेज बना दी है। और कई बार ये म्यूजियम जो हमारे होते हैं, वो म्यूजियम भी इस किस्म की चीज को हम रीइंफोर्स करते हैं। तो ये स्टेट और साइंस हमेशा से स्टेट और साइंस का चोरी दामन का साथ रहा है। स्टेट सपोर्ट साइंस एंड साइंस सपोर्ट स्टेट। माइनस स्टेट साइंस हैज बिकम यूजलेस, एंड माइनस स्टेट पैटर्नेज साइंस ऑल्सो, माइनस द स्टेट पैटर्नेज साइंस हैज ऑल्सो बिकम यूजलेस। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने एक अफेयर का नाम सुना होगा, लासांको अफेयर। 1948 की बात है। रशिया में स्टालिन उस समय में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बोल्शेविक पार्टी ऑफ रशिया। लासांको ने जेनेटिक इंजीनियरिंग, टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी पर एक लैब बनाई थी। और जब लैब बनाई तो ही वाज डूइंग मिरेकल व्हिच इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। लासांको ने स्टालिन को बुलाया कि साहब मैंने ये काम किया है। स्टालिन गया, बड़ा खुश हुआ। शाम को उसको लगा कि शायद में रशियन कोई बोल्शेविक साइंस एकेडमी बनेगी। टू हिज सरप्राइज कल वो सवेरे उठा, पता चला लैब बुलडोजर साफ हो गई है और लासांको जेल में पड़ा हुआ। उसने कहा भाई कारण क्या? कारण ये है कि साहब ये डायलेक्टिक्स कहाँ है? हाउ कैन यू डू साइंस विदाउट डायलेक्टिक्स? क्योंकि स्टालिन उसको, दुनिया को वो डायलेक्टिक्स के चश्मे से ही देखता था और उसके डायलेक्टिक्स बहुत ही बैंकरप्ट थी। He had an utter bankrupt approach about dialectics. उसने कहा साहब ये कैसे कर सकते हैं आप कि पेड़ को पैदा होने के बीज ही से होगा। आप पेड़ पैदा पत्ती से हो सकता है, आप अपना क्लोन कर सकते हैं। आई मीन somebody is Tom, तो टॉम को अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है, आप खुद भी अपनी क्लोनिंग कर सकते हैं। Now the question is that ये जो आज हो रहा है, लासांको was doing that point of time. As a result of that, because state ने उसको, and this has happened at many times. At every time, whenever a science really came up, और यही argument बना 1950s में, 1960s में, जब कार्ल पॉपर और थॉमस कून के बीच में डिबेट हुई। थॉमस कून कहा करता है साइंस 3 किस्म का होता है, प्री साइंस, साइंस एंड हायर साइंस। पॉपर ने कहा ये बकवास बंद करो, ये तो सूडो साइंस होता है, साइंस के नाम पर तो दुकान चलाते हैं, और प्योर साइंस पर देख